हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 का जो एग्जाम आपका जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड जीके और जीएस के जितने भी फैक्ट होते हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया जाता है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 25 है और 25 नंबर डे है दोस्तों हमारा। इससे पहले भी हम 24 सेशन को करा चुके हैं और उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और 25 क्वेश्चंस को एक एक सेशन में लिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाएं या फिर चैनल पर जाएं और वहां पर आप विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देंगे सारे सेशन, तो उनको आप एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये टॉप क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी आने की इनकी प्रबल संभावना रहती है। हम आपसे डेली शाम को 7 बजे मिलते हैं इस सेशन के माध्यम से दोस्तों। यदि आप इसके अतिरिक्त एसएससी जीडी के अतिरिक्त केवीएस, सुपर टेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी जीडी, एसआई और यूपीएसआई, यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का और भी अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, एक और सीरीज चलने वाली है कि उसमें 1000 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। वो हिंदी की सीरीज है, सामान्य हिंदी की है। उसमें जनरल हिंदी को लिया गया है और जनरल हिंदी के जो भी 1000 टॉप क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए अपनी तैयारी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति जो संख्या होती है, कोरम होता है, वह कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/5, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन डी है कुल संख्या का 1/8। जो गणपूर्ति कोरम होता है लोकसभा और राज्यसभा में, वह कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट करने का आपका दोस्तों तरीका यही है कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए सही है तो ए, या बी सही है तो बी, या सी सही है तो सी, या डी सही है तो डी। कोई भी आपका जो ऑप्शन सही है उसको आप कमेंट कीजिए फटाफट से, जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम जो होता है वह आपका 1/10 होता है। कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर लोकसभा आपको दिख रहा है, तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या होती है वह 545 होती है वर्तमान में। कितनी है दोस्तों? 545, जिसमें 545 में 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होकर जाते हैं प्रत्येक राज्य और यूटी से। और बात करते हैं यहाँ पर जो 2 होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, वो एंग्लो इंडियंस के नाम से उनको मनोनीत किया जाता है। लोकसभा जो है आपका अस्थाई सदन है दोस्तों। क्या है? अस्थाई सदन है आपका लोकसभा। और इसके जो कार्यकाल होता है, वह कार्यकाल कौन सा होता है? वह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। और ये कौन सी लोकसभा चल रही है वर्तमान में? 2019 में जो आपने सुना है चुनाव हुआ था, 2019 में जो लोकसभा स्टार्ट हुई थी वह 17वीं लोकसभा थी, ये आपको याद रखना है। और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वह ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो आपका है सदन, वह स्थायी सदन है। कितना है? स्थायी सदन है। और इसमें जो सीटों की संख्या है वह 245 है। 245 का बंटवारा इस तरह से होता है कि 233 तो निर्वाचित होकर जाते हैं, प्लस के 12 जो सदस्य होते हैं वह आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं वहां पर। और उपराष्ट्रपति को ही क्या कहा जाता है? लोकसभा राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा का सभापति। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बशर्ते इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी फैक्ट थे राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड वो हमने क्लियर किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल संख्या का 1/10 भाग अगर वहां पर है तो गणपूर्ति कोरम जो है वह संख्या उसकी 1/10 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे, तो क्या उसके उद्योग के पतन के कारण थे? फटाफट से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम
मूल्य पर लेना, यानी कि अंग्रेजों ने जो माल भारतीयों द्वारा तैयार किया गया था उसको बहुत ही कम मूल्य पर खरीदा, बहुत ही कम मूल्य पर लिया था। दूसरा आता है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण कर लिया गया था। जब उन्हें कच्चा माल नहीं मिला था तो उन बुनकरों ने उन दस्तकारी उद्योग वालों को कच्चा माल न मिलने के कारण उनका जो उद्योग का पतन होता चला गया था। तीसरा आगे आता है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात हुआ था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी जो है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली बस भारतीय वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया गया था, भारी टैक्स लगाया गया था यहाँ पर। तो उपरोक्त में से सभी हैं, कौन सा है? और उस पर रोक भी लगा दी थी। तो इंग्लैंड में जाने वाली वस्तुएं जो भारत से थीं उन पर रोक लगा दी गई थी। ये तो पतन के कारण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर आपके हैं, चारों जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं कि दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण ये हैं कि भारतीय बुनकरों के माल को कम मूल्य में लिया गया है, अंग्रेजों द्वारा कच्चा माल उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था, इंग्लैंड में जाने वाले भारत के माल पर रोक लगा दी थी। इस वजह से यह हमारे पतन के कारण बने थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15 से 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 14 से 18, ऑप्शन डी है आर्टिकल 13 से 17। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी। तो अनुच्छेद जो समानता का जो अधिकार दे रखा है आपको, उसको 5 अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया है और वो 5 अनुच्छेदों की संख्या कितने से कितने तक है ये आपको बताना है। और जो आपके हैं जो अधिकार हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, बात करते हैं उनकी, तो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उन अधिकारों को, मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के जो 5 मौलिक अधिकार, सॉरी जो अधिकार हैं, उनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वह कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो समानता का जो अधिकार आपका है, समानता का जो अधिकार आपका लिया गया है वह ऑप्शन सी एकदम सही है। 14 से 18 में वर्णित जो अनुच्छेद हैं, 14 अनुच्छेद, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर समानता सबसे पहले आता है और स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार वह 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं अब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका, वह 23-24 में इसकी बात की गई है। किसमें? 23-24 में। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी बात की गई है 25 से लेकर 28 जो आर्टिकल हैं आपके उसमें। शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसकी बात की गई है 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है दोस्तों, उसकी बात की गई है 32 में। तो 12 से लेकर जो 35 तक आपके जो 24 आर्टिकल बनते हैं, जो अनुच्छेद हैं, वह सभी मूल अधिकारों से संबंधित हैं। और यह कितने से स्टार्ट होते हैं? 12 से स्टार्ट होते हैं। कितने अनुच्छेद? 12 से लेकर और ये 35 तक चलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ कि यह भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं। किसमें? भाग 3 में वर्णित हैं ये मूल अधिकार। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उनका निलंबन भी होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 14 से 18 में, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जो उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का जो प्रवर्तक था वह कौन था? मार्टिन बर्ड था, टॉमस मुनरो था, कैप्टन रीड था, चार्ल्स ग्रांट था। जो उत्तर भारत में भूमिगत व्यवस्था का जो प्रवर्तक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है दोस्तों? फटाफट से ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका जो आंसर आपको बेटर लगता है वो आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर है दोस्तों मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और जो मार्टिन लूथर किंग था उसको ही मार्टिन बर्ड कहा जाता था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि संरक्षक, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड के संवैधानिक संविधान से। आपको फटाफट आंसर बताना है दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये हमारा 25 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 24 सेशंस को करा चुके हैं और वो आपने नहीं किए हैं तो आप जाकर वहाँ पर कर
लीजिए दोस्तों, वो 24 सेशंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार परीक्षा में बैठने से पहले उन सेशंस को ज़रूर देख लें, उससे हटकर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम संविधान का संरक्षक के रूप में कि जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को भी लिया गया है। किसको लिया गया है? मूल अधिकारों को, यानी फंडामेंटल राइट्स को भी लिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कनाडा की। तो कनाडा में संघात्मक विशेषता जो है आपकी संविधान की, जो संघात्मक विशेषता है, संघात्मक विशेषता को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो संसदात्मक प्रणाली, कौन सी? संसदात्मक प्रणाली को भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो संविधान का जो संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों का से भिन्न है? ये आपको बताना है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह मौलिक अधिकारों से किस तरह से भिन्न है। ऑप्शन ए है, ये छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मौलिक अधिकारों से किस तरह से भिन्न है। पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए या लिए हैं एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। ऑप्शन बी है, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों जो मैं बताता हूं आपको इन सेशंस में, उसको आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से उनको नोट करिए। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस तरह से मूल अधिकारों से भिन्न हैं। तो यहाँ पर इसका एक ही आंसर बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, और जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। यानी मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है, मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका निलंबन नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत एक गणतंत्र है। क्या है दोस्तों? भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी है, भारतीय संसद शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। ऑप्शन डी है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और सभी मामलों में अंतिम सरकार अधिकार जनता के पास है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय एक गणतंत्र है जो भारत है, उसका क्या रीजन है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसीलिए भारत एक क्या है? गणतंत्र है। अगर यहाँ वंशानुगत शासन होता, राजा का पुत्र ही राजा होता, तो क्या यह गणतंत्र होता? दोस्तों नहीं होता, ये फिर राजतंत्र में बदल जाता, क्योंकि राजा का शासन चलता, राजा प्रजा पर जो शासन चलाना चाहता वह शासन चलता। लेकिन यहाँ पर जो कि राष्ट्र प्रमुख का क्या होता है, राष्ट्र प्रमुख को चुना जाता है, और किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, और यहाँ पर कहा गया है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। कौन थे जिन्होंने द्वैध शासन धारणा से परिचित कराया था? तो ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी है मिंटो, ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि जिसने द्वैध शासन धारणा से परिचित कराया था, कौन व्यक्ति हैं उन्होंने परिचित कराया था? तो दोस्तों 1919 की अगर बात आती है तो आपको बात ये भी आती होगी कि 1919 में क्या हुआ था? तो जनसंहार हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और वहां पर उस समय द्वैध शासन की जो प्रणाली आई थी वह कौन लेकर आया था? तो चेम्सफोर्ड इससे
चेम्सफोर्ड ने परिचित करवाया था, वो कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन डी एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए पंतनगर में, ऑप्शन बी लुधियाना में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी कानपुर में। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर और कानपुर में कहाँ पर हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वह पंतनगर है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पंतनगर की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यह है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सा दोस्तों? पंतनगर जो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों वह देहरादून है। देहरादून है उत्तराखंड की जो राजधानी, देहरादून है। और इसको जो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय पहला खोला गया था, इसकी जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और दोस्तों कब की थी? तो 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? 17 नवंबर 1960 में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य के जो दोस्तों गवर्नर हैं वह कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं दोस्तों। कौन है? गुरमीत गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह पुष्कर सिंह धामी वहाँ के कौन है दोस्तों? तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड जो राज्य बना था वो उत्तर प्रदेश से अलग होके बना था। वो कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से इसकी बात की जाए तो यह 19th नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 19वें नंबर पर। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यह 21वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर दोस्तों? 21वें नंबर पर आता है। कौन दोस्तों? उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पंतनगर में स्थापित हुआ था। कब? 1960 में हुआ था, 17 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट थे। और किसने इसको स्थापित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसको कहा जाता था दोस्तों? फटाफट से आप आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आपको केवल आंसर कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप सुनते रहिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो महापद्म नंद हैं, घनानंद हैं, शिशुनाग हैं और बिंबिसार हैं। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आप आंसर अपना कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है महापद्म नंद। महापद्म नंद को ही उग्रसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्रसेन। और भयानक सेना का स्वामी भी महापद्म नंद को ही कहा जाता था। तो महापद्म नंद जो भारत के प्रथम सम्राट थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यह नंद वंश के महाप्रतापी शासक राजा थे। कौन थे दोस्तों? नंद वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? नंद वंश से। और नंद वंश का जो शासन काल था वह कितना था? 345 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल रहा था। इस वंश का जो नंद वंश था, उस वंश के नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? तो वह 322 में की थी दोस्तों। कब की थी? 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से और घनानंद को मारकर। ये आपको याद रखना है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो जीएस से रिलेटेड थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके 15 क्वेश्चन होंगे उनके बारे में कि वह कैसे क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, विषैले सर्पों से विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं तो कहाँ परिवर्तित होती हैं, ये आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है यकृत से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी लार ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से
सभी। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ साइंस के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो एकदम उत्साह सा होना चाहिए, क्योंकि साइंस हमारे जीवन से रिलेटेड रहती है और साइंस हमारे इधर से उधर घूमने वाली एक विषय वस्तु भी बन चुकी है और साइंस के बिना कुछ नहीं हो रहा है आजकल। यदि आप इस सेशन को देख भी रहे हो तो उसमें भी कहीं न कहीं साइंस इन्वॉल्व है। आप सुबह से शाम तक कुछ भी अगर काम करते हैं तो उसमें भी साइंस इन्वॉल्व रहती है। तो विषैले सर्पों जो साँप होते हैं उसकी विष ग्रंथियाँ परिवर्तित होती हैं, तो कहाँ परिवर्तित होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी लार ग्रंथि से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वह लार ग्रंथि होगा। ऑप्शन ए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथियों से विश्व के जो विषैले सर्प जो होते हैं उनकी लार ग्रंथियों से ही विष परिवर्तित होता है, ये आपको याद रखना है। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि हर तरह के जो सांप होते हैं उनका विष एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग तरह के सांपों के अलग अलग तरह के विष होते हैं, ये आप अच्छे से याद रखें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वह क्या है? ऑप्शन ए है साइनेंसिस थिया, ऑप्शन बी है साइनेंसिस, ऑप्शन सी है थिया साइनेंसिस, ऑप्शन डी है काफिया अरेबिका। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए साइनेंसिस थिया, ऑप्शन बी है साइनेंसिस, ऑप्शन सी है थिया साइनेंसिस, ऑप्शन डी है काफिया अरेबिका। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि चाय जो है भारत में कहाँ पर पाई जाती है। तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह असम है दोस्तों। कौन सा है? असम है। असम में दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाई जाती है दोस्तों। कहाँ उगाई जाती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी जो घाटी बनी हुई है दोस्तों उसमें यह उगाई जाती है। और इसके बाद जो असम के बाद में दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। और उसके बाद यह तमिलनाडु में उगाई जाती है। तो तीसरा नंबर तमिलनाडु का आता है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल का आता है और पहले नंबर पर असम है। फर्स्ट नंबर पर क्या है? असम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका अगर चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वानस्पतिक जो नाम है चाय का वह है आपका साइनेंसिस। साइनेंसिस जो नाम है चाय के वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है इसका, किसका? चाय का। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन असम, सेकंड पश्चिम बंगाल और थर्ड तमिलनाडु, आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना क्या है? रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? रेटिना में जो रंग विभेद होता है उसके लिए उपस्थित क्या होता है उसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोन्स, ऑप्शन बी है रॉड्स, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है कोरॉइड। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा। तो अब बात कर लेते हैं आँख के जो वो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कॉर्निया भी होता है, दूसरा आपका आयरिस होता है। आयरिस कौन सा होता है? आयरिस भी होता है। पहला कॉर्निया होता है, दूसरा आयरिस होता है, तीसरा पुतली होता है, पुतली जिसको पुपिल्स कहते हैं, पुपिल्स कहते हैं। और चौथा होता है आपका लेंस। क्या होता है? लेंस भी इसका भाग होता है। और पांचवा होता है दोस्तों क्या? रेटिना। रेटिना भी इसका भाग होता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो दोष होते हैं आंखों के। एक तो होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। कितनी? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो इन जो दोष होते हैं वह दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होते हैं। इनके लिए कौन कौन से लेंस की आवश्यकता पड़ती है वह मैं आपको अगले सेशन में बताने वाला हूं कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए कोन्स उपस्थित रहते हैं। क्या होते हैं? कोन्स उपस्थित रहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 4, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो स्थायी है D2 है, P2 है, S2 है और F2 है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप
इसको नहीं भूलेंगे। डी में जो होते हैं अधिकतम परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 10 होते हैं, तो इसके 5 खाने कर लीजिए। पी में जो होते हैं वह 6 होते हैं, तो इसके 3 खाने कर लीजिए। एस में होते हैं 2, तो इसका 1 खाना, और एफ में होते हैं 14, तो इसके 7 खाने होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 7 खाने। 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा जाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा जाएगा। P2 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। अब S2 की अगर बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। F2 की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, इस तरह से इसमें भरते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा सेल कंप्लीट हो चुका है ये आपको देखना है। तो हमारा S2 का जो सेल है दोस्तों, S2 का जो सेल है वो एकदम कंप्लीट होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सीधा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की गई है, तो यहाँ पर ये आधा है, कम है, ये भी आधा है, ये भी कम है। तो पहले इसको भरने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे 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 एक तरफ से इसको भरते हुए ले जाएंगे, फिर ये एक करके इधर से यहाँ पर इसको भरना है। तो पहले यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। तो इसके लिए अभी कंप्लीट करने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए, और यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए चाहिए। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ इसके लिए तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। तो यहाँ पर जो सेल कंप्लीट हो चुका है S2 का, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है, टोबैको मोजेक वायरस का संबंध है। तो टोबैको मोजेक जो वायरस होता है उसका संबंध किससे? ऑप्शन ए है कवकों से, ऑप्शन बी जीवाणुओं से, ऑप्शन सी विषाणुओं से, ऑप्शन डी शैवालों से। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी इसका आंसर है। टोबैको मोजेक वायरस, इसको टीएमवी भी शॉर्ट में बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। टोबैको मोजेक जो वायरस है वो उसका संबंध किससे है? विषाणुओं से है, शैवालों से है, जीवाणुओं से है, या फिर कवकों से है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणुओं से इसका संबंध रहता है। किसका? टोबैको मोजेक जो वायरस है यह विषाणु है। क्या है? विषाणु है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन पढ़कर क्या है क्वेश्चन। डॉक्टरों की राय की गुर्दे एवं गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए, ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल न बन सके। तो कौन सा जो होता है उससे क्रिस्टल बनता है? ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो गुर्दे की जो पथरी होती है, गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है, वह किसके क्रिस्टल बनने के कारण हो जाती है, ये आपको बताना है। और उसमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं कि टमाटर नहीं लेना चाहिए, अंडे, दूध और गोभी आदि ये बीज वाली चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। तो किसके कारण? तो दोस्तों यहाँ पर जो पथरी बनती है वह किसके कारण बनती है? वह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल बनते हैं उसी से पथरी बन जाती है दोस्तों। तो ये हमें इन चीज़ों से, अगर हम पथरी के पेशेंट हैं, पथरी के मरीज हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, तो अंडे, टमाटर, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है आपको बताना है। ज्वालक यानी जलन पैदा होती है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी भाप, ऑप्शन सी गर्म हवा, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। किससे अधिक जलन पैदा होती है ये आपको बताना है। तो क्या उबला हुआ पानी अगर हो उससे ज़्यादा जल जाते हैं, या भाप से ज़्यादा जलन होती है, या गर्म हवा से जलन होती है, या सूर्य की किरणों से जलन होती है? तो सूर्य की किरणें तो आए दिन आप सहते रहते हो, कोई भी रहता है तो कहीं जाता है बाहर निकल के, तो उसको सूर्य की किरणें तो निकलती रहती हैं, तो उससे तो ज़्यादा जलन नहीं होती है। गर्म हवा यानी लू भी चलती है, तो लू से भी हमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। उबलता हुआ पानी अगर होता है उसमें भी अगर आपका कोई हाथ वगैरह है वह चला जाता है, या फिर उंगली चली जाती है, तो उससे इतनी जलन नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जलन होती है वह भाप से जलन होती है। और भाप से जलन क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो शरीर में जो
छोटे छोटे छिद्र होते हैं, भाप उनमें होकर हमारे शरीर के जो हिस्सा होता है उसमें भी अंदर तक प्रवेश कर जाती है और उससे हमें जलन का महसूस ज़्यादा होती है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो भाप के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, ये आपको याद रखना है। जो रंध्र होते हैं हमारे शरीर के, छिद्र होते हैं, उनमें अंदर तक यह जला देती है। इस वजह से भाप से जलना बहुत ज़्यादा घातक होता है जल से जलने की अपेक्षा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो किस कारण से वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है? आपको बताना। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी है वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन सी है वायु गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, ऑप्शन सी है वर्षा जल की श्यानता के कारण। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा की जो बूंद होती है वह किसके कारण गोल होती है? आंसर कमेंट करेंगे ए बी सी डी, जो भी आपको आंसर आता है वो आंसर आप कमेंट करें। तो किसके कारण वर्षा की जो बूंद होती है वह गोल होती है, बताना है आपको दोस्तों। तो वर्षा की जो बूंद गोल होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, न कि गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होती हो। गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वर्षा की जो बूंद होती है वह गोल नहीं होती है। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अब पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं एग्जाम में, उनको आप थोड़ा सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि पतली सुई पानी पर तैरती रहती है। पतली सुई को अगर हम आराम से पानी की सतह पर छोड़ दें तो वह पानी पर तैरती रहती है। वो किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल में साबुन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसीलिए जो गंदे कपड़े होते हैं वह जल्दी साफ हो जाते हैं। और पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह कितना होता है? वह न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर। तो वर्षा की जो बूंद गोल होती है वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? जो द्रव होते हैं और गैस होती हैं उनमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी ये सभी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे जो भी इसका आंसर है। तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है, चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण से, या इन सभी से? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चालन, संवहन, विकिरण और ये सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा संवहन विधि से। किससे? संवहन विधि से। द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह किससे होता है? संवहन विधि से। और हमें हमारे जो वायुमंडल में जो ऊष्मा संचरित होती है वह किससे होती है? विकिरण से। सूर्य के विकिरण से उसमें ऊष्मा का संचरण होता है, इससे ताप हमें लगता है। और चालन जो होता है दोस्तों वह ठोसों में होता है। किसमें? ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि से होता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो लिंक्डइन जो है उसमें निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए गेम्स, ऑप्शन बी चैट, ऑप्शन सी कनेक्शन, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो 4 ऑप्शन है लिंक्डइन में पाया जाने वाला क्या क्या है दोस्तों? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे इसके क्या आंसर हो सकते हैं। लिंक्डइन क्या है, पहले तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है और यह कनेक्शंस भी देता है और इस पर हम चैट भी कर सकते हैं। दूसरा, यह सही जॉब खोजने में सहायक है। क्या है दोस्तों? सही सही जॉब जॉब खोजने में सहायक है। आपके हिसाब से ही यह आपको जॉब खोजने में सहायक होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि चैट भी आता है, कनेक्शंस भी आते हैं और इसका एप्लीकेशंस भी है। यह क्या है? एक एप्लीकेशंस भी है। तो इसमें गेम नहीं आते। ये आपका 3 ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं और एक ऑप्शन इसमें गलत है। तो गेम इसमें नहीं आते। लिंक्डइन में क्या नहीं आता है? तो गेम नहीं आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम गति नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय गति नियम, ऑप्शन सी है तृतीय गति नियम, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण नियम। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन पे चारों पे आपको जो भी आंसर आपका सही है फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो किसी पिंड का भार न्यूटन
के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रयोग करके किसी पिंड का भार निर्धारित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का क्या कारण हो सकता है? स्त्री की आवाज जो होती है वह थोड़ी तीक्ष्ण होती है पुरुष की आवाज से, तो उसका होने का कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उच्चतर आवृत्ति, ऑप्शन बी निम्नतर आवृत्ति, ऑप्शन सी उच्चतर आयाम, ऑप्शन डी है कमजोर वाक तंतु। तो क्या कमजोर वाक तंतु होता है, या उच्चतर आयाम होता है, या निम्नतर आवृत्ति होती है, या उच्चतर आवृत्ति होती है? ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको यदि इसका आंसर आता है तो जल्दी करेंगे आंसर कमेंट कि क्या कारण है कि पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण स्त्री की आवाज होती है। तो उसका सही कारण है उच्चतर आवृत्ति की वजह से स्त्री की जो आवाज होती है वह तीक्ष्ण होती है, और पुरुष की जो आवाज होती है वह तीक्ष्ण नहीं होती है। स्त्री और पुरुष की दोनों की अगर आवाज़ की बात की जाए तो पुरुष की जो आवृत्ति होती है वह कम होती है, और स्त्री की जो आवृत्ति होती है आवाज़ की वह अधिक होती है। ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोड्यूसर गैस का इनका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस? प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का है, CO2 प्लस H2 का है, COH2 प्लस N2 का है, और CO प्लस NH2 का है। फटाफट से ABCD आंसर है, 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रोड्यूसर जो गैस है वह किन दो गैसों का मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको उत्पादक गैस के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादक गैस के नाम से, क्या उत्पादक, उत्पादक गैस, उत्पादक गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा इसको संश्लेषित गैस, संश्लेषित, संश्लेषित गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? संश्लेषित गैस के नाम से भी जाना जाता है, या संश्लेषण गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपयोग होता है, लोहे और इस्पात की जो भट्टियां होती हैं, कांच की जो भट्टियां होती हैं, उनमें इस गैस का उपयोग किया जाता है, और इसका गैस इंजनों को गर्म करने में भी उपयोग किया जाता है। किस गैस का? प्रोड्यूसर गैस का गैस इंजनों को गर्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बात आती है इसके करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। CO प्लस N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण से प्रोड्यूसर गैस बनती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है? तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, और मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दे रखा है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, यदि कोई मेज है, कोई मेज घूम रही है, गोल मेज है और गोल मेज घूम रही है, और उस पर अचानक कोई आकर लड़का बैठ जाता है, तो उसके कोणीय वेग पर, उसके जो कोणीय वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे ही अगर उस पर कोई बच्चा आकर बैठता है, कोई भी लड़का अगर आकर बैठता है, तो उसके जो कोणीय वेग होगा वह कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो कोणीय वेग है वह क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर इस पर कोई बच्चा बैठा है और बैठने के बाद में भी यह घूम रही है, बैठने के बाद घूम रही है, और यदि ये खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद अपनी भुजाओं को अगर इस तरह से फैला लेता है, तब भी इसका जो कोणीय वेग होगा वह क्या होगा? कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस तरह का भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। तो दोस्तों जो घूर्णन करती हुई कोई गोल मेज है और अचानक एक लड़का आकर उस पर बैठ जाता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन क्या है? ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो भी आंसर आपका है, यस एक लास्ट क्वेश्चन है, और आपको बता दिया जाए कि एक हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि 1000 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है आपके एग्जाम से पहले। तो उस सीरीज को जरूर देखें, और वह ऑनलाइन सीरीज है, उसमें कि आपको कम से कम 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस पर सीरीज में, पर सेशन में कराए जा रहे हैं। तो उनमें ज़रूर देखें, क्योंकि उससे अतिरिक्त आपके एग्ज़ाम में मुश्किल ही कुछ आएगा, वही आएगा जो उस सीरीज में दे रखा है।
तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो न्यूटन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और आयतन जो है एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस इस सेशन के। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो भी कवर हुए। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाएं, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाइम जरूर याद रखें दोस्तों कि शाम को 7 बजते ही हम आपके लिए एक सेशन लेकर आते हैं। तो 7 बजे, जैसे ही 7 बजें आप जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनसे फैक्ट टू फैक्ट रूबरू होते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।